हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज की पिछली एक वीडियो में हमने ये बात की थी कि आपको अपने लाइफ के सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी सैलरी या अर्निंग्स का कितना पोर्शन सेव करने की जरूरत पड़ती है और आपको कितना सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। उन वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यू शुड एब्सोल्युटली नॉट मिस दोज वीडियोस। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। डेफिनेटली चेक दोज वीडियोस आउट, आपके लिए आई ओपनिंग हो सकते हैं। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक जो बड़ा पॉपुलर सा थंब रूल है 50-30-20 का फॉर अर्निंग एंड सेविंग, क्या ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सही बैठता है? क्या एक्चुअल नंबर्स इस थंब रूल को सपोर्ट करते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। So without taking any more of your time, let's get started. दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 50-30-20 का रूल है ही क्या, कहां से इसकी ओरिजिन हुई और इसके क्या फंडामेंटल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रूल आया कहां से। तो यूएस की एक्चुअली एक सेनेटर है, अभी भी करंट सेनेटर है, एलिजाबेथ वॉरेन जी। उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। उसमें उन्होंने 50-30-20 रूल का, जो कि एक बजटिंग रूल है, उसका जिक्र किया था और वहां से ये रूल काफी पॉपुलर हो गया और यूएस में तो काफी पॉपुलर है और अब ऑल ओवर द वर्ल्ड इस रूल को काफी पॉपुलरली जाना जाता है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये रूल एक्चुअली आपको बजटिंग में हेल्प करता है। ये कहता क्या है कि 50% ऑफ द अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, जो भी आपकी टेक होम सैलरी है, टोटल सैलरी नहीं, सीटीसी की बात नहीं हो रही है, जो आपकी इन हैंड, जो आपकी टेक होम सैलरी है, उसका 50% शुड बी यूज टुवर्ड्स नेसेसिटीज। अब नेसेसिटीज का मतलब कि आपकी जो नीड्स हैं, जो आपकी वांट्स या लग्जरीज की बात नहीं हो रही, जो आपकी नीड्स हैं, जैसे कि आप अगर किसी जगह रेंट पे रहते हैं तो आपकी रेंट कितनी जाती है, वो आपकी नेसेसिटी है। फिर आपकी ग्रोसरीज के एक्सपेंसेस, आपके इंटरनेट के, आपकी यूटिलिटीज के एक्सपेंसेस, ये सारी जो बेसिक बेयरबोन एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपके डेली लाइफ के लिए नेसेसरी है, उनके तरफ 50% ऑफ योर सैलरी आफ्टर टैक्स जानी चाहिए। 30% ऑफ द मनी, यानी कि 30% ऑफ सैलरी आफ्टर टैक्स शुड बी स्पेंट ऑन लग्जरीज और वांट्स एंड डिजायर्स, यानी कि आपकी जो वांट्स एंड डिजायर्स हैं, कुछ लग्जरी एक्सपेंस हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं, उन पे 30% ऑफ योर सैलरी जानी चाहिए। 20% ऑफ योर सैलरी शुड बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल, यानी कि जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी रिटायरमेंट आ गई, आपके चिल्ड्रन की फाइनेंशियल एजुकेशन की गोल आ गई, चिल्ड्रन की वेडिंग की गोल आ सकती है, आपकी खुद की हायर एजुकेशन की गोल्स आ सकती है अगर आप बहुत यंग हैं तो। फिर आप हो सकता है फ्यूचर में हाउस बाई करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो उसकी एक एक्सपेंस आ गई। तो ये भी जो भी आपकी लाइफ की मेजर फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनके टुवर्ड्स जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, वो आपकी 20% ऑफ सैलरी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो ये 50-30-20 का रूल आपको बजटिंग में हेल्प करता है। जैसा हम इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, 50% ऑफ योर सैलरी, यानी कि आपकी सैलरी का पूरा हाफ आप अपनी नीड्स, आपकी नेसेसिटीज की तरफ जा सकती है। वो हो सकती है आपकी हाउस की रेंट या मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब ईएमआई, आपने जो लोन लिया हो उसकी ईएमआई, यूटिलिटीज एंड बिल्स, जो अलग तरह के आपके इंटरनेट के बिल्स आ गए, फोन के बिल आ गए, वो यूटिलिटीज प्लस बिल्स, ग्रोसरीज एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस की आप प्रीमियम देते हो वो, क्रेडिट कार्ड या लोन अगर आपने कुछ लिया हो तो उसकी ईएमआई, उनके रीपेमेंट्स, तो उन सभी को सबको अगर मिला दो तो 50% ऑफ योर सैलरी से उन सभी चीजों का खर्च निकल जाना चाहिए। 30% ऑफ योर सैलरी शुड गो टुवर्ड्स फन और लग्जरीज, या जो आपको जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं उनके तरफ 30% ऑफ योर सैलरी जानी चाहिए, जिसमें कि आपकी डाइनिंग, यानी कि बाहर ईट आउट कर रहे हो, कुछ ट्रैवल कर रहे हो, सीजनल शॉपिंग हो गई, स्प्लर्जेस हो गए, हॉबी क्लासेस या कुछ डांस क्लास कर रहे हो, कंप्यूटर क्लास कर रहे हो, कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें जो डिस्क्रिशनरी है, जो आपकी नीड्स नहीं है बट वांट्स हो सकती हैं, उसके तरफ 30% ऑफ योर सैलरी जाती है और 20% सैलरी आपकी जाती है इन्वेस्टमेंट्स के तरफ, जिसमें कि आपकी रिटायरमेंट प्लान, बाकी सारे फाइनेंशियल गोल्स, सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी आपकी 20% में होनी चाहिए। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। ये 50-30-20 का जो रूल है उसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो पहला फायदा ये है कि ये काफी इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। जैसा हमने देखा 50% आपकी सैलरी का कहीं जाना चाहिए, 30% कहीं और जाना चाहिए और 20% कहीं और जाना चाहिए। तो इसको आप इजीली समझ सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। इट अकाउंट्स फॉर ऑल द पे रेजेस एंड हाइक्स। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर मेरी सैलरी बढ़ी 10,000 पर मंथ से बढ़ के 20,000 हो गई, 20,000 से बढ़ के 50,000 हो गई, तो मुझे 50,000 का कितना परसेंट कहाँ डालना है। अगर मेरी सैलरी 20 से बढ़ के 30 हो गई है तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए आए उसका मैं क्या करूं, वो आपको कुछ सोचना नहीं है।
उसी प्रोपोर्शन में 50-30-20 के रूल से आप उस एडिशनल 10,000 को 50% ऑफ 10,000 यानी कि 5,000 रुपए आप अपनी नेसेसिटीज में लगा सकते हो, 30% यानी कि 3,000 रुपए आप अपनी जो लग्जरी स्पेंड्स हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं, उसमें लगा सकते हो, और 20% यानी कि 2,000 रुपए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हो, राइट। बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट है। फिर दूसरा इसका फायदा ये है कि इट अलाउज फॉर सम फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज ऑप्शंस बिटवीन ईच बजट बकेट। अब इसमें बजट बकेट का मतलब क्या है कि ये जो नेसेसिटीज, फॉर एग्जांपल आपकी नीड्स या नेसेसिटीज वाली जो बकेट है, उसमें आप सोच सकते हो कि कई महीने आपकी अगर ग्रोसरीज में लेट से आपकी ज्यादा अगर स्पेंड हो गई तो आप दूसरी चीजों में कट बैक कर सकते हो। और हो सकता है नीड्स या नेसेसिटीज वाले बकेट में उतना एप्लीकेबल भी ना हो, लेकिन आपकी जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है उसमें वो ज्यादा एप्लीकेबल हो। कि आप अगर लेट से 6 महीने बाद एक ट्रैवल, एक टूर प्लान कर रहे हो, तो आप अपनी करंट जो अदर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है उसको कट बैक कर सकते हो। आप शॉपिंग कम कर सकते हो, अपनी ईटिंग आउट एक्सपेंसेस को घटा सकते हो। तो उन सभी चीजों को एडजस्ट करके आप अपनी ट्रैवल के लिए, अपनी जो टूर आने वाली है, कुछ ट्रैवल आप वेकेशन लेने वाले हो, तो उसके लिए आप सेव कर सकते हो एक्स्ट्रा। तो इट अलाउज यू सम फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। आप अपनी अलग अलग ब्रैकेट्स में थोड़ा विद इन दोज ब्रैकेट्स थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कहाँ पे स्पेंड कम कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले अगर कुछ एक्सपेंसेस हैं आपके तो उसके लिए आप सेव कर पाओ। लेकिन इसके कॉन्स क्या है कि ये जो रूल है ये बड़े ही जेनरिक रूल है, राइट। 50-30-20 ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। अमाउंट भले ही वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस, लेकिन जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड है 50-30-20। तो इट अज्यूम्स दैट एवरीवन इज द सेम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा या बंदी अगर बिगर सिटीज में रह रहे हैं, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, तो वहां पे जो उनके नीड्स या नेसेसिटीज वाला जो बकेट है, जो ब्रैकेट है, वो एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होंगे वहां पे। या हो सकता है कि रेंट बहुत ज्यादा हो, या अगर उन्होंने अपना हाउस लिया हुआ, अपना घर लिया हुआ है, तो उनकी ईएमआई पेमेंट बहुत हाई होगी। तो आपकी जो नीड्स और नेसेसिटीज वाली जो ब्रैकेट होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो हो सकता है कि आपका 50% में काम ना चले, तो आपको हो सकता है कि अपनी जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं उसमें से थोड़ा सा कट बैक करके अपनी नीड्स और नेसेसिटीज वाले ब्रैकेट में कुछ फंड्स डालने पड़े, ताकि आपका गुजारा कंफर्टेबली हो पाए। तो इस रूल के साथ, इस थंब रूल के साथ ये एक प्रॉब्लम है कि इट इज वेरी जेनरिक, इट अज्यूम्स दैट एवरीवन इज द सेम। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और बड़ी सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको ये 50-30 से हो सकता है काम ना करना पड़े, हो सकता है कि 60-20-20 का रूल आपको अपनाना पड़े, क्योंकि वहां पे नीड्स और नेसेसिटीज की आपकी जो एक्सपेंसेस होगी वो थोड़ी ज्यादा होंगी। अब दूसरी प्रोज या कॉन्स जो इसकी है वो है कि ये बहुत ही कस्टमाइजेबल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी कस्टमाइजेबल होने की प्रॉपर्टी को प्रो में भी डाला है और कॉन में भी डाला है। क्योंकि कस्टमाइजेबल होने का एक प्रो ये है, एक फायदा, ये बेनिफिट ये है कि लोअर सैलरी में और हायर सैलरी में आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हमने थोड़ी सी बात भी की कि अगर आप हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली जगह पे रह रहे हो, कुछ सिटी में रह रहे हो, या आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आपकी जो नीड्स और नेसेसिटीज वाली जो बकेट है दैट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, दैट इज हायर देन 50%, तो उस केस में आप इस 50 को बढ़ा के 55-60 कर सकते हो। और दूसरी एक सिचुएशन ये आती है कि लोअर सैलरी पे हो सकता है कि 50-30-20 से आपका काम चलता हो, लेकिन हायर सैलरी पे अगर आपकी सैलरी 1 लाख की बजाय 2 लाख पर मंथ है या 5 लाख पर मंथ है, तो आपकी जो नीड्स और नेसेसिटीज हैं दे विल नॉट गो अप प्रोपोर्शनली। ऐसा नहीं कि आप अगर सैलरी आपकी 2 लाख से 5 लाख हो जाती है पर मंथ, तो आपकी जो घर की रेंट है या घर की जो ईएमआई है वो भी डबल या ट्रिपल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, राइट। वो तो सेम ही रहेगी। तो आपकी जो नीड्स और नेसेसिटीज की जो एक्सपेंसेस है वो सेम रहेंगी, बट आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो आपकी जब सैलरी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि आपकी नीड्स और नेसेसिटीज आपकी सैलरी का 40% ही हो इंस्टेड ऑफ 50%, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ गई। तो दिस 40% इज स्टिल द सेम एज 50% ऑफ योर लोअर सैलरी। तो आप जो एक्स्ट्रा आपकी इनकम बढ़ी वो आप या तो अपनी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में लगा दो, तो ये 30 की जगह 35-40 हो जाएगा, या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हो, ये 20 का 30 हो जाएगा, 30 का 40 हो जाएगा। तो आप ये एडजस्ट कर सकते हो। ये दिस इज वेरी कस्टमाइजेबल, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। तो ये तो प्रो हो गया, राइट। ये एक फायदा हो गया इस रूल का। लेकिन कौन क्या है कि अगर कोई बंदा इतना फाइनेंशियली प्रूडेंट नहीं है, या फिर इतना नॉलेजेबल नहीं है फाइनेंशियली, या रिस्पॉन्सिबल नहीं है फाइनेंशियली, तो वो क्या सोचेगा कि ठीक है 50-30-20 का तो रूल है ही, मेरी सैलरी बढ़ गई तो अब मुझे और भी ज्यादा एक्सपेंड करने की मौके मिल गए, अब मैं और भी ज्यादा स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो इन्वेस्ट तो 20 ही करना है, ऐसी कोई टेंशन तो है नहीं। ये रूल तो कहता है कि मुझे 20% ही इन्वेस्ट करना है। तो वो हो सकता है अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दे, अपनी नीड्स और नेसेसिटीज को स्केल अप कर दे, अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट कर दे। यानी कि पहले जिस चीज में उनकी नीड्स और नेसेसिटीज पूरी हो जा रही थी, फुलफिल हो जा रही थी, अपनी लाइफस्टाइल को उसने ऐसा इन्फ्लेट कर लिया कि अब उसकी नीड्स और नेसेसिटीज के लिए ज्यादा रकम जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये बात इसमें ख्याल रखनी है कि यू शुड अकाउंट फॉर वेरिंग लेवल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड डिसाइड प्रूडेंटली। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आप बढ़ाते चले जा रहे हो तो हो सकता है कि ये रूल आपके लिए सही नहीं हो,
क्योंकि आप ये सोचते रहोगे, इस गलतफहमी में रहोगे कि 20% आपकी सैलरी का इन्वेस्टमेंट आप करो तो आपके लिए एनफ होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच यू इन्फ्लेट योर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, तो दिस विल हर्ट यू इन द लॉन्ग रन। अब इसमें एक और चीज है, चूंकि ये रूल हमने देखा कि इसका ओरिजिन हुआ था यूएसए में। एलिजाबेथ वॉरेन जी जो यूएस की सेनेटर है, उन्होंने इस रूल को पॉपुलराइज किया था, राइट। तो चूंकि यूएसए में इस रूल की ओरिजिन हुई थी या पॉपुलराइज हुआ था वहां पे, तो यूएसए और इंडिया के बीच में बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं कि उन फंडामेंटल डिफरेंसेस के कारण ये जो रूल है वो इंडिया में अप्लाई होता है या नहीं, उसकी जिक्र करते हैं। तो यूएसए में आपको शायद पता होगा, एक वीडियो हमने पहले भी एक डिस्कस की थी जिसमें हमने ये बात अच्छे डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि यूएसए में अश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी होती है, राइट। जैसे यहाँ पे पेंशन होते थे पहले गवर्नमेंट जॉब्स में, पहले यहाँ पे इंडिया में भी पेंशन हुआ करते थे, उसी तरह का एक सिंपल सिमिलर सिस्टम है यूएस में जिसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। उस सिस्टम के तहत आपको आपके रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा या फिर आपको एक चेक भेज दिया जाएगा फॉर अ सर्टेन अमाउंट, एंड दैट अमाउंट डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन नंबर ऑफ फैक्टर्स कि आपने कितने साल काम किया, आपकी सैलरी क्या थी व्हेन यू वर रिटायरिंग, फिर आपने कितने साल तक कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। तो बहुत सारी चीजों को, 2-3 फैक्टर्स को मिला के ये अमाउंट डिसाइड होता है। बट उस अमाउंट के डिसाइड होने के बाद उतना अमाउंट हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक वो अमाउंट आपको हर महीने मिलता रहेगा, राइट। जैसे यहाँ पे इंडिया में पेंशन होता था गवर्नमेंट जॉब्स में, अब तो वो भी गायब होता जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब पेंशन नहीं होता ढंग से, और प्राइवेट जॉब्स में तो कभी पेंशन था ही नहीं। तो इंडिया में जैसे पेंशन हुआ करता था उसी तरह यूएस में सोशल सिक्योरिटी होती है और वो अश्योर्ड होती है। इंडिया में तो कभी सोशल सिक्योरिटी थी नहीं, अश्योर्ड पेंशन हुआ करती थी, अब वो भी नहीं है। और दूसरी एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है दैट इज लो एंड रिलेटिवली स्टेबल। आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2 to 2.5%, 2 to 3% मैक्सिमम। वहां पे जो इन्फ्लेशन रहा है पिछले 20-30 सालों में वो 1.5% से 2.5% के बीच में रहा है। तो काफी स्टेबल इन्फ्लेशन है और काफी कम इन्फ्लेशन है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पे जो इन्फ्लेशन होता है वो उतना वॉलेटाइल नहीं होता है। अब इंडिया चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन एक तो हाई है बहुत दिनों से, हालांकि बहुत सालों से गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इन्फ्लेशन को कर्व करके स्टेबलाइज करके रखा जाए, फिर भी इन्फ्लेशन की नंबर्स आप देखोगे, खासकर कोविड के बाद से हमने ये देखा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स फिर से शूट अप करने लगे। तो इंडिया की इन्फ्लेशन एक तो हाई है 6-7%, तो WPI CPI के नंबर है। फिर हमने एक वीडियो में बात की थी कि हमारे और आपकी लाइफ में जो इन्फ्लेशन एप्लीकेबल होता है वो 6-7% नहीं है, वो 8-10% के बीच में। तो एक तो ये इन्फ्लेशन का नंबर हाई है, दूसरा ये कि ये बहुत ही वॉलेटाइल है। कभी ये 4-5% पे रहता है तो कभी ये 10-12% पे चला जाता है। तो इतनी वॉलेटाइल अगर रहती है इन्फ्लेशन, इतनी वॉलेटिलिटी रहती है उसमें, तो उसको प्रेडिक्ट करना या प्रेडिक्टेड अज्यूम्ड एस्टिमेटेड वैल्यू को लेके एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। क्योंकि आप अकाउंट नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन आपकी कितनी होगी और कितनी फ्लक्चुएट करेगी, इसको आप फुल्ली एकोमोडेट नहीं कर पाते हो इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क। तो ये बड़ा चैलेंजिंग इशू हो जाता है। तो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड एक और 2 वीडियोस थी एक्चुअली। एक February 25 को रिलीज हुई थी, हाउ मच शुड आई सेव और इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट, वो केवल रिटायरमेंट के ऊपर वीडियो थी। और एक दूसरी वीडियो आई थी April 6 को, हाउ मच ऑफ माई सैलरी शुड आई सेव और व्हाट परसेंटेज ऑफ माई सैलरी शुड आई इन्वेस्ट इन टोटल फॉर ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। तो उसकी डिस्कशन हमने दूसरी वाली वीडियो में की हुई थी। इन दोनों वीडियोस में से किसी भी वीडियो को आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि 20%, जो हमने ये बात की 50-30-20 की, तो 20% ऑफ सैलरी आप अगर केवल बचाते हो और उसको इन्वेस्ट करते हो फॉर ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स और इवन फॉर योर रिटायरमेंट, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। यू नीड टू सेव मच हायर देन 20% ऑफ योर सैलरी। और उसकी फाइनेंशियल रीजन क्या है, उसकी प्रैक्टिकल रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है, वो हमने इन दोनों वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। इन दोनों में से कोई भी वीडियो आप रिव्यू कर लें, अच्छे से देख लें, एक अच्छी डिटेल्ड ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगी क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 20% ऑफ योर सैलरी सेव करने से आपकी बात नहीं बनने वाली है। तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, उन दोनों वीडियोस को आप चेक करके अच्छे से आइडिया ले सकते हैं कि क्या मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली बात यह है कि 20% ऑफ योर सैलरी बचाने से और इन्वेस्ट करने से आपकी बात नहीं बनने वाली, आपकी रिटायरमेंट तो कवर नहीं होने वाली है, तो सारे फाइनेंशियल गोल्स की तो बात ही करना बेकार है। आप अगर केवल रिटायरमेंट को फंड नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते विद 20% ऑफ योर सैलरी, सेविंग जस्ट 20% ऑफ योर सैलरी, तो बाकी सब फाइनेंशियल गोल्स को आप अगर मिला देंगे तो फिर ये नंबर बहुत ही ऊपर हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों की डिटेल डिस्कशन हमने इन दोनों वीडियोस में की हुई है, उस वीडियो को देख के आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया लग सकता है। तो जब हम ये समझ गए कि 20% ऑफ सैलरी बचाने से कोई फायदा नहीं है, कुछ बढ़िया अचीव नहीं हो सकता 20% ऑफ सैलरी इन्वेस्ट करने से, तो आपको करने की क्या जरूरत है। तो पहली तो ये माइंडसेट मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चेंज करने की जरूरत है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। हम में से हर किसी की जब सैलरी आती है
तो हमारा यूजुअल थॉट प्रोसेस क्या होता है, अच्छा ठीक है हमारी सैलरी इतनी आई, 1 लाख की लेफ्ट से हमारी पर मंथ सैलरी है, तो 1 लाख की सैलरी आई, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ मेंटली, एक रफ कैलकुलेशन करता हूँ, अच्छा ठीक है 50-60 हजार की मेरी मंथली एक्सपेंसेस है, पूरी 1 लाख की सैलरी में से 50-60 हजार की मेरी एक्सपेंसेस हैं, और बाकी जो होगी वो मेरी सेविंग हो सकती है, या फिर अगर एक्सपेंडिचर मुझे करनी है, कुछ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं वो उसके बाद हटाने के बाद जो भी होगी मेरी सेविंग होगी। तो ये जो थॉट प्रोसेस है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये वाली थॉट प्रोसेस काम नहीं करने वाली है। इंस्टेड आपको करना क्या है कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। पहले आपकी सैलरी आए उसमें से आप मेंटल कैलकुलेशन कर लो कि आपकी सेविंग्स कितनी करनी है सारी फाइनेंशियल गोल्स के लिए। उसमें रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन है, अपनी हायर एजुकेशन हो सकती है, वेडिंग हो सकती है बच्चों की, कुछ आपको घर बनानी है, हाउस बिल्डिंग करनी है, हाउस कंस्ट्रक्शन करनी है, या रियल एस्टेट बाई करनी है फ्यूचर में, तो उसकी फाइनेंशियल गोल हो सकती है। तो इन सारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए जितनी भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उन सभी को आप पहले ही कैलकुलेट करके रखो। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उन सभी को आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है उन सभी के लिए। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी, उसकी भी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, वहां से आपको और थोड़ा बेटर आइडिया लग सकता है कि कैसे आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। तो जब आप ये सारी कैलकुलेशंस कर लेते हो, आपको पता चल जाती है कि कितना आपको सेव और इन्वेस्ट करना है, तो अपनी इनकम में से वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पहले ही हटा दो, आप उनको सेट असाइड कर दो, और जो भी आपकी सैलरी बची उसके बाद वो आपकी एक्सपेंसेस होनी चाहिए। तो आपकी सही थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर सेविंग्स। तो ये सारी चर्चा हमने कर ली, जस्ट हमें ये समझ में आई कि 20% ऑफ योर सैलरी इन्वेस्ट करने से आपकी बात नहीं बनेगी। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपको कहीं ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ये सभी चीजों को समझने के बाद हो सकता है आपको ये लगे, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगे, थोड़ा डिप्रेसिंग लगे कि इतना तो मैं अभी सेव नहीं कर पा रहा, मेरे नीड्स और नेसेसिटीज बहुत हैं, या फिर मुझे कहीं और एक्सपेंसेस भी करने होते हैं, कहीं और स्पेंड करना होता है, मुझे अपनी नीड्स और वांट्स के लिए ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है अभी। तो इन सभी चीजों को अगर समझने के बाद आपको ये लगे कि अभी मैं उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करें। तो मेरी यही राय है कि इन अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करें, थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करें। ये जो हमने क्रॉस और टिक मार्क पे यहाँ पे लगाया है उस पर थोड़ा ध्यान दें, एंड डू द बेस्ट यू कैन। आप ज्यादा वरी ना करें, ज्यादा कंसर्न ना हो। वो जो 2 वीडियो हमने देखी थी कि कितना अपनी सैलरी का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद भी आपको थोड़ा डिप्रेसिंग लग सकता था, मुझे भी पहले लगा था, मैंने भी जब ये कैलकुलेशंस की थी, जब ये रिसर्च करा था, तो मुझे भी लगा था, और हर किसी को लग सकता है कि ये नंबर्स तो बहुत हाई हैं, इतना मैं सेव नहीं कर सकता, इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता शुरू में। तो शुरू में आपको डेफिनेटली ये लग सकता है, बहुत नॉर्मल है, ये ना समझे कि आप अकेले हैं, सबको ऐसा लग सकता है। तो आप शुरुआत में डू द बेस्ट यू कैन, जितना आप कोशिश करके जितना ज्यादा सेव और इन्वेस्ट कर सकें प्लीज करें। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डोंट बी डेल्यूटेड बाय दिस 50-30-20 रूल। ये जो रूल है अमेरिका में काम करती है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में काम कर सकती है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन कम है, लो है और स्टेबल है। वहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितना इन्फ्लेशन होने वाला है। और दूसरा कि वहां पे सोशल सिक्योरिटी होती है, पेंशन होती है हर किसी को, हर कोई कंट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट देयर वर्किंग लाइफ, और जब वो रिटायर कर जाते हैं तो उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलती है, अश्योर्ड पेंशन मिलता है। इंडिया में वो बात नहीं है। तो इंडिया में जब आपकी रिटायरमेंट कोई फंड नहीं करने वाला, कोई पेंशन आने वाली नहीं है, तो आपको खुद वो सपोर्ट करना है, खुद उसको फंड करना है अपनी रिटायरमेंट को। तो ये आपको बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो इन्फ्लेशन वाला पॉइंट और दूसरा सोशल सिक्योरिटी या पेंशन वाला पॉइंट, ये दोनों इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये दोनों ही चीजें आपके लिए वर्क नहीं करती हैं इंडिया में। तो डेफिनेटली दिस 50-30-20 रूल डजंट वर्क इन इंडिया। So don't be deluded by this 50-30-20 rule. It will not work for you. It will not benefit you if you go by this rule. तो जैसे हमने बात की, we don't have assured pension social security and our inflation is higher plus it is volatile. तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के आपको ये समझ में आ जाता है इजीली कि 50-30-20 रूल इंडिया में काम नहीं करेगा। अगर आप केवल 50-30-20 रूल के हिसाब से केवल 20% ऑफ योर सैलरी इन्वेस्ट करोगे, सेव करोगे और इन्वेस्ट करोगे, तो यू विल मोस्ट लाइकली नॉट बी एबल टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। You will not even be able to fund your retirement, let alone all your financial goals. तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हार्श रियलिटी भले ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि उस रियलिटी को बाय फैक्ट्स, बाय फिगर्स, बाय रीजंस, बाय लॉजिकल थिंकिंग आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी चीजें आप जो आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन ढंग से नहीं की गई, या अगर आपके डाउट्स बचे रह गए, तो प्लीज उनको कमेंट्स में डालें, ताकि हम एक म्यूचुअली कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाए और आपके सारे डाउट्स, क्वेश्चंस और कमेंट्स को मैं एड्रेस कर पाऊं
बट आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिस्कशन, ये जो एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस हमने बिल्ड करने की कोशिश की, उन सभी से आपको फायदा मिलेगा। आपकी जो इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, उसके लिए आपको थोड़ी अच्छी इनपुट्स मिली होंगी, सो दैट यू कैन मेक अ प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी. So I look forward to having your thoughts and questions in the comment section. If you have any questions and doubts left, please leave them in the comment section. So दोस्तों, ये था आज का वीडियो. ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना. आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स. अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक. अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून. बाय बाय.